11 सितंबर 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग मुल्क की चाहत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो कराची में अपने घर के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। टीबी और फेफड़ों में कैंसर की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनके हाथों में चेहरे पर मंडरा रही मक्खियों को हटाने तक की ताकत भी नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जिन्ना को देखने पहुंचते हैं। तभी जिन्ना की बहन फातिमा डॉक्टर से पूछती हैं कि उनकी तबीयत कब सुधरेगी, लेकिन ये जानते हुए भी कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, वो बिना इलाज किए ही वहां से चले जाते हैं। जिसके 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आता है। फातिमा जिन्ना के बगल में बैठी थी। जिन्ना ने सर के एक इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के नजदीक लेकर गई। तभी जिन्ना के मुंह से काफी धीमे स्वर में 2 शब्द निकलते हैं, फाती, खुदा हाफिज। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन क्यों पाकिस्तान की सरकार ने देश का निर्माण करने वाले लीडर को ही इतनी बुरी हालत में मरने के लिए अकेले जंगल में छोड़ दिया था? क्यों जिन्ना से जुड़ी कई किताबें और उनके पुराने भाषण पाकिस्तान में आज भी बैन हैं? और क्यों मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया था? आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें जानेंगे, जिन्हें सुनकर आपके दिमाग में भी यही ख्याल आएगा कि शायद पाकिस्तान की मांग जिन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूत थी। 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तब उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो गई थी। साथ ही उन्हें एक लंबे अरसे से टीबी की बीमारी थी, लेकिन वो अपनी सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ पाए थे। जिसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपके फेफड़ों में कैंसर भी हो चुका है। लेकिन जिन्ना ने डॉक्टर से कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी काम बाकी है। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो मेरा मुल्क भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी की खबर अपनी बहन फातिमा जिन्ना तक को नहीं दी। वो हमेशा सूट बूट में तैयार होकर मीटिंग्स में जाते थे, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन टीबी और कैंसर के साथ अंदरूनी लड़ाई के बावजूद कराची में जिन्ना लगातार काम करते रहे। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर से 8:30 बजे शुरू होता था। एक बड़ी मेज के सामने जिन्ना के सामने कागजातों का एक ढेर रख दिया जाता था। उनके पास ही में केविन ए सिगरेटों का एक डब्बा रखा जाता था। उनके पास बेहतरीन क्यूबन सिगार भी होते थे, जिनकी सुगंध से उनका कमरा हमेशा महकता रहता था। हालांकि जब उन्होंने सिगरेट पीना कम कर दिया, जिन्ना पूरा दिन काम करते थे। उनका खाना कम हो चुका था, दवाइयां ज्यादा। लेकिन जिस मुल्क के लिए वो इतने समर्पित थे, उसी देश की सरकार ने जिन्ना के आखिरी समय में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है जिन्ना के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष विचार। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का राजनीतिक नेता मानते थे, ना कि धार्मिक नेता। यहां आपको लग सकता है कि हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना ने तो असल में मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुए मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग की थी, और उन्हीं की वजह से बंटवारे में लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो यहां बिल्कुल सही है, लेकिन असल में जिन्ना का व्यक्तित्व दोहरेपन का शिकार था। आसान शब्दों में कहें तो हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, या फिर एक मुखौटे के पीछे छुपा दूसरा चेहरा। जैसे कि साल 1940 में 22 से 24 मार्च तक लाहौर सेशन चला था, जिसमें मुस्लिम लीग ने पास किया था पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव। तब से ही जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क मांगने की जिद पकड़े हुए थे। जिसके बाद अगस्त 1946 में जिन्ना के नेतृत्व में चला था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में इतने दंगे मचाए थे कि इसमें 4000 लोगों की जान चली गई थी। यह हिंसक आंदोलन, जिससे हम कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें मुस्लिम लीग की सिर्फ एक मांग थी, बंटवारे के बाद अलग देश। और जिन्ना अपनी इस जिद पर तब तक अड़े रहे जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ। तब इसका मतलब यह था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन इससे उलट अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना ऐसे नहीं थे। जी हां, वो खुद को कभी धार्मिक नेता मानते ही नहीं थे, ना ही इस्लाम धर्म के नियमों को अपनाते थे। मशहूर लेखक खालिद लतीफ गौबा ने एक जगह लिखा है कि एक बार उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जिन्ना बोले, मुझे नहीं पता नमाज किस तरह पढ़ी जाती है।
तब मैंने जवाब दिया, आप वहीं रुकिए, जो दूसरे वहां कर रहे हैं वही कीजिए। यानी वो दिन में 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अपनी दूसरी शादी किसी मुस्लिम लड़की से नहीं बल्कि पारसी लड़की रतन बाई से की थी। इतना ही नहीं, जहां इस्लाम में सूअर का मांस खाना मना था वो उसे चाव से खाते थे। शराब इस्लाम में हराम थी तो उसे शौक से पीते थे। और जब उनकी पाकिस्तान के अलग होने की जिद मान ली गई तो उन्होंने 11 अगस्त 1947 के दिन ऐसा भाषण दिया जिसे पाकिस्तान की सरकार आज भी छिपाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान इस संविधान सभा में बिना कागज देखे जिन्ना अपने मन की बात बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और पाकिस्तान राज्य में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपके संबंध में किसी भी धर्म, जाति या नस्ल से हो, राज्य को कोई इससे लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर के शुरुआत कर रहे हैं जहां ना कोई भेदभाव होगा, ना ही दो समुदायों में कोई फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी वसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। जिन्ना की स्पीच सुनकर लग रहा था कि रातों रात वही पुराना हिंदू मुस्लिम एकता का वाहक फिर उभर आया था, जो सरोजनी नायडू को बहुत भाता था। और जिन्ना के इस भाषण ने पंडित नेहरू को भी प्रसन्न कर दिया था। लेकिन इस भाषण को सुनकर मुस्लिम लीग की मैनेजमेंट गुस्से से बौखला गई थी। उनके हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि जिन्ना के दूसरे व्यक्तित्व की विचारधारा इस्लामिक कम और सेकुलर ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने इस भाषण को छिपाने की काफी कोशिश की। जिन्ना की ऐसी बातें सुनकर कई वरिष्ठ पत्रकारों के मन में यह सवाल उठ रहे थे कि अगर जिन्ना इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे तो फिर उन्होंने बंटवारे की जिद क्यों की? क्या बस वो अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते थे या फिर उन पर मुस्लिम लीग का दबाव था? जिन्ना यही नहीं रुके। उन्होंने कई भाषणों में पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को संतावना भी दी, जो पाकिस्तानी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसे लेकर कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी एक उदार मुसलमान की छवि ही उन्हें आखिर में ले डूबी। पाकिस्तान हुकूमत ने अपनी छवि को छिछला कर दिया था। लिबरल जिन्ना को हर जगह कट्टर दिखाने की कोशिश की गई। इन बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई कि जिन्ना सूअर का मांस खाते हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और शराब भी पीते हैं। यहां तक कि एक बार जियाउल हक ने तो ये तक बयान दिया था कि 11 अगस्त की स्पीच में जिन्ना अपने होशो हवास में नहीं थे। साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था, इसलिए उनके जीवन के आखिरी महीनों में उन्हें जियारत भेज दिया गया था। हालांकि साथियों, उन्हें कराची से जियारत किसने भेजा वो आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन जियारत बलूचिस्तान का एक ऊंचाई वाला इलाका है, देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ, जिसके चलते यहाँ काफी ठंड पड़ती है। ये मौसम जिन्ना की सेहत के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हें एक तो टीवी और कैंसर था, वहीं वो कुछ ज्यादा खा भी नहीं पाते थे। इसलिए जियारत की ठंड जिन्ना पर कहर बनकर बरसी थी। खैर, अब फिर से शुरुआत वाली कहानी पर वापस आते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा ने अपनी किताब में लिखा था कि 11 सितंबर 1948 की दोपहर 4:15 पर हम जिन्ना को लेकर कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां एक मिलिट्री एम्बुलेंस जिन्ना को लेने के लिए भेजी गई थी। वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। मैं डॉक्टर और नर्स उनके पास बैठे थे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा रहा था। एम्बुलेंस का यह सफर सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन रास्ते में अचानक एम्बुलेंस रुक गई। पता चला कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया है। यानी दोस्तों, जिस देश के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी राजधानी की एक सड़क में जिन्ना भयंकर गर्मी और उमस में एम्बुलेंस में लेटे हुए थे और उनकी आखिरी सांस वो गिन रहे थे। लंबे इंतजार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले तक पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने देखा जिन्ना की हालत नाजुक थी। इसके बावजूद जिन्ना का इलाज करने के बजाय उन्हें बहन के हवाले कर डॉक्टर चले गए। उसी रात जिन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पाकिस्तानी सरकार ने जिन्ना को उनकी मौत के बाद भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो कैसे? तो इसके लिए हमें जाननी होगी जिन्ना के 2 अंतिम संस्कार की कहानी। जब सरकार ने उनकी असली पहचान छिपाने की कोशिश की थी। दरअसल जिन्ना की मौत के बाद पहला अंतिम संस्कार उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने कराया, जिसमें सिर्फ जिन्ना के कुछ करीबी लोग शामिल थे। इस दौरान जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया।
जिसके बाद फातिमा ने अपने भाई की लाश पाकिस्तान सरकार को दे दी, जिन्होंने दूसरी बार देश के सामने जिन्ना का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वो क्या छिपाना चाहते थे? तो साथियों, वो थी जिन्ना की पहचान, क्योंकि जिन्ना एक शिया मुसलमान थे और उस वक्त पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या काफी ज्यादा थी। इसलिए फातिमा जिन्ना ने पहले तो जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया रवायतों के आधार पर किया और गुपचुप तरीके से किया गया। लेकिन जिस अंतिम संस्कार को पूरी दुनिया ने देखा वो सुन्नी रवायतों से हुआ था, यानी सिर्फ उनकी पहचान छिपाने के चक्कर में सरकार ने जिन्ना को उनकी अपनी रस्मों से विदा तक नहीं किया। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए सालों तक जिद की, असंख्य आंदोलन किए, हिंदुस्तान में अपना पसंदीदा बंगला छोड़कर पाकिस्तान भी आए, लेकिन इसके बदले में उन्हें मिला सिर्फ झूठ। ऐसा झूठ जिसने जिन्ना की असल शख्सियत पर पर्दा डाल दिया। उनके विचारों को पाकिस्तान के आवाम से दूर रखा गया और उनका व्यक्तित्व कट्टर दिखाया गया। वो असल में थे भी नहीं। जिन्ना के जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि सत्ता के हस्तांतरण के समय जिन्ना ने ख्वाहिश प्रकट की थी कि उनकी कुर्सी लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखी जाए, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। जिसे लेकर वरिष्ठ लेखक तिलक देवसर अपनी किताब पाकिस्तान एट द हेल्म में लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साफ कह दिया कि जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब भारत के वायसराय माउंटबेटन उन्हें इस पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने से पहले जिन्ना का कोई आधिकारिक पद नहीं है, इसलिए उनकी कुर्सी का माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखा जाना तो उचित है और न ही स्वीकार है। जो सुनकर जिन्ना को काफी झिझक महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की बात मानी और माउंटबेटन की कुर्सी उनसे थोड़ी ऊपर रखी गई। दरअसल पहले के जमाने में कुर्सी की ऊंचाई को भी ताकत के प्रमाण के रूप में देखा जाता था और जिन्ना तो खुद को पाकिस्तान का सर्जक मानते थे, इसलिए उन्हें सत्ता काफी प्रिय थी। इसी मुद्दे को लेकर जिन्ना कई बार आवाज भी उठा चुके थे, जैसे कि एक बार पाकिस्तान के रक्षा सचिव रहे और बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने इस्कंदर मिर्जा ने जिन्ना से कहा था कि हमें मुस्लिम लीग का ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया है। तभी जिन्ना ने तुरंत जवाब दिया, कौन कहता है कि मुस्लिम लीग ने हमें पाकिस्तान दिया? मैंने पाकिस्तान को खड़ा किया अपने स्टेनोग्राफर की मदद से। और कुछ वरिष्ठ पत्रकार का तो ये भी कहना है कि अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जिन्ना को लगने लगा था कि बंटवारे की मांग एक गलती थी। खैर, अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या वाकई में अपने लिए अलग मुल्क यानी पाकिस्तान की मांग करना मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और अखंड भारत का बंटवारा होना आपके हिसाब से उचित था या नहीं? ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और इतिहास के लोकप्रिय नायकों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।